हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 5। उसमें क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। और बार बार मैं बोलता हूँ, क्वेश्चंस तो सभी आते हैं हमारे सामने, लेकिन उनको हमको केयरफुली क्या करना है, सॉल्व करना है। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हमको क्वेश्चंस को प्रॉपर करना है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है ना, एब्रीविएशन बीडी, ये हमारे डिस्पेंसिंग से क्वेश्चन है। बीडी का जो होता है क्या एब्रीविएशन होता है, ठीक है ना। तो बीडी जो है एब्रीविएशन, इसका मीनिंग क्या है, तो इसको अगर हम लैटिन में यूज करते हैं तो ये कहलाता है बिस एंड डाई। ठीक है ना, बिस एंड डाई कहलाता है। बिस का मतलब होता है टू, ठीक है ना, और डाई का मतलब होता है डे। तो 2 टाइम्स अ डे, ठीक है ना, 2 टाइम्स अ डे, तो मतलब आपका ट्वाइस अ डे रहेगा। डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि पैरासिटामोल आपको एसओएस लेना है। एसओएस मतलब जब आपको इसकी जरूरत है, व्हेन नेसेसरी। आपको एचएस लिखा रहेगा प्रिस्क्रिप्शन में, होरा सोमनी, ये नाइट में लेना है। एसी जो होता है एंटी सिवास, ठीक है ना, बिफोर मील लेना है। पीसी आफ्टर सिवास, ठीक है ना, पोस्ट सिवास होता है। पीसी मतलब पोस्ट सिवास, आफ्टर मील लेना है, ठीक है, ये बिफोर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं। जिसे आपसे ओडी पूछेंगे तो ओडी मतलब वंस अ डे। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो हमसे कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान से कर लेना है। यहाँ पर देखो, बीडी मीन्स क्या होता है, ट्वाइस अ डे। ओडी मीन्स होता है वंस अ डे, ठीक है ना। और टीआईडी मीन्स क्या होता है, 3 टाइम्स अ डे। इसके बाद रिटेल ड्रग स्टोर, द मेडिसिन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो रिटेल ड्रग स्टोर होता है जो आपके मेडिकल स्टोर है। अपन अपने कोई ऐसे नहीं बोलोगे किसी कोई भी टाइप का मेडिकल, अच्छा कोई मेडिकल स्टोर रहेगा तो उसमें हम कैसे अरेंज करते हैं ड्रग को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ड्रग का जो अरेंजमेंट है, कैटेगरी वाइज करते हो उसको, कि भाई आपने एंटीबायोटिक एक साइड रख लिए, ठीक है ना, कैसे अरेंज करेंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो जनरली जो रिटेल ड्रग स्टोर होता है उसको कैटेगरी से कोई मतलब नहीं होता है, उसको तो डॉक्टर ने लिखे हुए नाम, तो अल्फाबेटिकल अगर वो करेगा तो उसको क्या होता है, सर्च करने में इजी हो जाता है, वो अपने ड्रग्स को इजीली सर्च कर सकता है। तो इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। लेकिन जो हमारे बड़े लार्ज ड्रग स्टोर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह के, वहां पे हम कैटेगरी वाइज भी रख सकते हैं और उसके अंदर फिर अल्फाबेटिकल कर सकते हैं, तो वो और बेटर होता है। लेकिन वो अभी अप्लाई नहीं है, अपन अल्फाबेटिकली ही बेस्ट मानेंगे उसको, ठीक है। इसमें अल्फाबेटिकल तो करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल चीज होती है, अगर कोई नार्कोटिक ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग रहेगी तो उसको लॉक एंड की में रखना पड़ेगा, लॉक एंड की में रखना पड़ेगा। अगर कोई आपका एक्सप्लोजिव आइटम है तो उसको अलग रखना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो ये कुछ उसमें टर्म एंड कंडीशन आ जाते हैं, तो नार्कोटिक को अपन को लॉक एंड की में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एवेल्युएशन ऑफ द यूरिन इंक्लूड्स। भाई फिजिकल यूरेशन मतलब हमको जो दिखने में पता चलता है, तो देखो यूरिन का वॉल्यूम, वॉल्यूम देखें अगर, वॉल्यूम हम देख सकते हैं कि भाई बढ़ गया है तो आपका क्या हो गया, पॉलीयूरिया है। अगर कम हो रहा है तो क्या हो गया, ऑलिगोयूरिया हो गया। कलर है, ऑर्डर है, इन सब से हम देख सकते हैं। तो ये आपका ऑल द अबव आंसर होगा इसका, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द फार्माकोविजिलेंस। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस बार इसमें आया हुआ था, एमपी फार्मा सिस्टम में था। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, देखो स्टडी ऑफ, मैं जो बोल रहा हूं पहले उसको सुनो, स्टडी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। देखो, प्रमोटिंग द यूज ऑफ द ब्रांड नेम ऑफ मेडिकेशन, ये तो नहीं होगा। इंश्योरिंग द रैपिड अप्रूवल ऑफ द न्यू ड्रग, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिफाई, असेसिंग एंड प्रिवेंटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, ठीक है ना, ये आपका सही है इसमें, ठीक है। कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल फॉर द जेनेरिक मेडिकेशन, ये भी गलत है हमारा। तो एक्चुअल में क्या होता है, स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, या एडवर्स इफेक्ट का पूरा क्या करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उसको प्रिवेंट करना। ये सब चीजें किसमें आता है, हमारा फार्माकोविजिलेंस में आता है। तो फार्माकोविजिलेंस जो होती है हमारी ब्रांच होती है, जो स्टडी ऑफ हर ब्रांच, ये जो कंपनी रहती है उसमें फार्माकोविजिलेंस सेक्शन होता है। लेकिन देखो फार्माकोविजिलेंस तो अभी इजी है, लेकिन जब उसको मैं बोलूंगा, जैसे टॉक्सिसिटी, टॉक्सिकोलॉजी होती है, टॉक्सिकोलॉजी में भी तो हम एडवर्स इफेक्ट की स्टडी करते हैं, और फार्माकोविजिलेंस में भी करते हैं। एक ही चीज है दोनों का काम। तो अंतर क्या है, देखो फार्माकोविजिलेंस में एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड यूज, ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड यूज। भाई ड्रग है, उसको हम सही यूज कर रहे हैं। जैसे हमको पता है पैरासिटामोल का 500 mg टैबलेट है, इसको हमको भाई बीडी लेना है, हम प्रॉपर ले रहे हैं। सेट्राजीन है 10 mg का, सब कुछ प्रॉपर ले रहे हैं। उसके बाद अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोविजिलेंस कहलाती है। टॉक्सिकोलॉजी जो होती है, इसमें टॉक्सिन्स के कारण कोई ड्रग में हार्मफुल इफेक्ट आ गया, कोई पॉइजन के कारण आ गया,
या कोई ड्रग है, ड्रग का हमने रॉन्ग यूज कर लिया, रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, उसका ओवरडोज कर लिया और उसके कारण अगर एडवर्स इफेक्ट आ गया ना तो वो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर चला जाता है। फार्माकोविजिलेंस में भाई अब सब कुछ सही कर रहा है, जैसे मान लो अपन लोग बाइक चला रहे हैं, अपन बढ़िया अपनी साइड से चल रहे हैं, लेफ्ट साइड से हम सिग्नल भी फॉलो कर रहे हैं, हम भाई स्पीड भी सही चला रहे हैं 40-50 पर, उसके बाद भी अगर हम गिर जाते हैं तो वो क्या है, फार्माकोविजिलेंस है। और टॉक्सिकोलॉजी क्या है, आप 100 पे दौड़ रहे हो, सिग्नल तोड़ रहे हो, तो वो चीज जो है टॉक्सिकोलॉजी में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द मेडिकेशन एरर इंक्लूड्स। मेडिकेशन एरर, भाई मेडिकेशन एरर समझते हो, मेडिकेशन एरर हो गया हमारा डोज का एरर हो सकता है, भाई कोई भी टाइप का एरर हो सकता है ड्यूरिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ड्यूरिंग द यूज ऑफ। प्रिस्क्रिप्शन एरर भी हो सकता है, डॉक्टर साहब ने गलत लिख दिया, डॉक्टर साहब को लिखना था मेट्रोनिडाजोल, उन्होंने मेबिंडाजोल लिख दिया, या हमने गलत पढ़ लिया, फार्मासिस्ट है। ठीक है, ये हो गया रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एरर, अपन को देना था भाई उसको आईएम इंजेक्शन, अपन ने आईवी लगा दिया। ठीक है, ओमिशन एरर। ठीक है, ये कंडीशंस आपकी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस इसमें बन सकती हैं, तो ये सभी मेडिकेशन एरर हो सकते हैं। जैसे भाई कोई एरर है, हमें पता है, फार्मासिस्ट को पता चल गया कि एरर है, अरे फार्मासिस्ट ने कहा कौन पढ़े, डॉक्टर को कौन कॉल कर रहा है, क्या करना, दे तो दो दवाई, तो ये जो चीज होता है ओमिशन एरर कहलाता है। ठीक है, और ये सब तो ये आपको ध्यान रखना है। एरर कब होते हैं, जैसे लासा, लासा का फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे इस बार। लोकलाइक साउंड लाइक ड्रग होती है, जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पे लिखा है मेट्रोनिडाजोल और वहीं पे लिखा हुआ है आपका मेबिंडाजोल, अपन ने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, अपन को क्या लगा कि यार ये तो लिखा हुआ है मेबिंडाजोल और डॉक्टर साहब ने तो मेट्रोजोल लिखा था, तो हमने ये रीडिंग एरर कर दी क्योंकि लासा था वहां पर, लोकलाइक साउंड अलाउड था। या दो ड्रग्स की पैकिंग एक सी रेड कलर की, उसमें रैपर में पैक है, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या लिखा, उठा के दे दी रेड कलर वाली, तो लोकलाइक थी वो और साउंड लाइक में जिसका नाम मिलता जुलता है, समझ गए। तो इसके कारण कई बार मेडिकेशन एरर्स भी हो जाते हैं, मेडिकेशन एरर्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो जो बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर दिए हैं, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन एरर है, हमने प्रिस्क्रिप्शन ही गलत हो गया, ओमिशन एरर देख लिया, रॉन्ग टाइम एरर हो गया, गलत बता दिया, भाई सेट्राजिन को रात में लेना था, अपन ने दिन में बता दिया, अनऑथराइज्ड ड्रग बता दी, इम्प्रॉपर ड्रग हो गया, रॉन्ग डोज बता दिया, रॉन्ग डोज प्रिपरेशन कर दिया हमने, रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, डिटोरेटेड ड्रग दे दी, ड्रग डिस्कार्ड हो चुकी थी, वो डैमेज हो गई, फिर भी दे दी हमने उसको। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे एरर्स के रीजन हो सकते हैं। पेशेंट हु ऑक्यूपाइड द स्पेस इन द हॉस्पिटल इज कॉल्ड। जो भैया हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, मतलब रहते नहीं है, रहने कोई नहीं जाता कभी हॉस्पिटल, मजबूरी में जाता है हॉस्पिटल, तो उनको कौन से पेशेंट बोलते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उनको अपन इन पेशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम इन पेशेंट बोलते हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट वो होता है जो एबल टू वॉक, एबल टू वॉक, ठीक है ना, अगर वो थोड़ा सा, और ऑपरेटिंग पेशेंट वो होते हैं जिन पर हमारा वर्क चल रहा है। आउट पेशेंट जो आता है इलाज करा के, ओपीडी वाले घर चले जाते हैं, उनमें से जो थोड़े से सीरियस रहते हैं उनको अपन 2-3 घंटे के लिए ड्रिप लगा देते हैं एनएस की, फिर वो घर चले जाते हैं, तो वो एम्बुलेटरी में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द ड्रग रेगुलेटरी। इंटरनेशनल पूछा है इनने, इंटरनेशनल पूछा है अपन से। ठीक है, कंट्री वाइज नहीं पूछा, जैसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया का है। ठीक है, यूएसएफडीए यूनाइटेड स्टेट का है। ठीक है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ये यूरोप का है। डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल है, डब्ल्यूएचओ है, आईसीएच है, आईएसओ है, डब्ल्यूटीओ है, ये सब हमारी इंटरनेशनल एजेंसी होती है। सब क्या है, हमारी इंटरनेशनल एजेंसी, ये सभी हमारी इंटरनेशनल एजेंसी। अपन से इंटरनेशनल पूछा है, अगर इंडिया का पूछा होता तो सीडीएसयू अपना आंसर हो जाता। फिर इसमें सीडीएसयू किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है, ये आपको कल बताया था मैंने। सीडीएसयू जो होता है किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, तो पहले तो सीडीएसयू का फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। भाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक क्या है हमारा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है रूल, ये एक बुक रखी हुई है, इस बुक को फॉलो कराने के लिए जो लोग लगा दिए गए हैं वो सीडीएसयू कहलाते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल। जैसे हमारे इंडिया में कानून है, इंडियन पेनल कोड होता है, आईपीसी की धाराएं होती हैं, इनको फॉलो कराने के लिए पुलिस होती है, तो वो पुलिस फॉलो कराती है। ऐसे हमारे ड्रग की जो धाराएं हैं वो आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लिखी हुई है, उनको फॉलो कराने के लिए जो सिस्टम बॉडी है वो सीडीएसयू होता है। सीडीएसयू हमारे पूरी कंट्री में फैला हुआ है, इसके जोनल ऑफिस हैं, सब जोनल ऑफिस हैं, पोर्ट ऑफिस हैं, ये रहते हैं, इसकी स्टेट लेवल पे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सीडीएसयू जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, हम ये बोल सकते हैं ड्रग का पुलिस है। ठीक है,
और जो CDSU होता है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में करता है काम। लेकिन हमारा जो फार्मेसी है वो केमिकल फर्टिलाइजर में आता है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे फार्मेसी के साथ। देखो फार्मेसी जो हमारा आ रहा है वो किस में आता है, केमिकल और फर्टिलाइजर में आता है। लेकिन जितने भी हमारे कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, चाहे PCI की बात कर लो आप या CDSCO की बात कर लो, ये लोग किसके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ वेलफेयर में आते हैं। तो इसलिए क्या होता है, रूल्स तो मैक्सिमम बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर में क्यों आता है, क्योंकि हमारी ड्रग्स केमिकल्स इसलिए आता है। बट एक्चुअल में जो शिफ्ट इसको यही होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट है हमारा। पता नहीं क्यों अपने इंडिया में ऐसा सिस्टम बना हुआ है, बाकी फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। भाई ये ड्रग का सिस्टम है, ये तो सीधा हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, जितने भी हमारे कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, चाहे वो PCI हो, CDSCO हो, हमारा ये हमारे जो फार्मेसी को कंट्रोल कर रहे हैं ड्रग्स को, वो आते किसके अंडर में, सब लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। लेकिन फार्मेसी जो हमारा है वो किस में आता है, केमिकल फर्टिलाइजर में आता है। इसलिए प्रॉपर रूल्स नहीं बन पाते हैं। ठीक है ना, गैप हो जाता है कम्युनिकेशन, दो मिनिस्ट्री से आपस में उनके विवाद होते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता पूरा। अगर एक ही मिनिस्ट्री होती तो सब कुछ एक साथ चलता है, यहाँ अलग अलग हो जाती है चीजें। ठीक है, कोई बोलेगा ये जरूरी है, कोई बोलेगा ये जरूरी है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज को बहुत अच्छे से। CDSCO का फंक्शन क्या होता है, देखो CDSCO जो है हमारा, इसको ध्यान रखना है, इसका हेड ऑफिस हमारे न्यू दिल्ली में। CDSCO जो है ये हमारा ड्रग पॉलिसी है। क्या है ये, ड्रग का पॉलिसी, सीधा मान के चलो आप। तो ड्रग का क्या देखता है, SDM को देखता है। SDM क्या है सर, इंपोर्ट है, सेल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग। किसका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक का। ड्रग एंड कॉस्मेटिक किसकी जिम्मेदारी, किसकी है, CDSCO। यही इसका मेन ऑफिसर होता है, DCGI बोलते हैं उसको, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यही ड्रग को बैन करता है, यही ड्रग को अप्रूवल देता है, समझ रहे, यही हमको क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन देते हैं, ये सब काम यही करते हैं CDSCO वाले। अब PCI क्या करता है, PCI क्या बैठा रहता है, PCI भी कुछ करता है, PCI की भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है। PCI क्या करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस इज परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द एजुकेशन रेगुलेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर द फार्मासिस्ट, ये काम करता रहता है। PCI भी इंपॉर्टेंट काम करेगा, दोनों के सेक्शन अलग है, एग्जाम में कई बार आता है। PCI का काम है एजुकेशन रेगुलेशन करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट को रेगुलेट करना। CDSCO का काम है ड्रग का जो इंपोर्ट, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, उसको रेगुलेट करना। दोनों मिलके भी काम करते हैं, कई बार आपस में बैठ जाते हैं। ठीक है ना, टी कॉफी की पार्टी हो जाती है, बैठ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि यार इंडिया में क्या चल रहा है, ये दवाइयां होना चाहिए, ऐसा सब वो बन जाता है। इनके साथ कई बार ICMR भी आके बैठ जाएगा। ठीक है, ये सब मिलके वर्क करते रहते हैं, क्योंकि ये तीनों ही बॉडी किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ वेलफेयर में होती है। ठीक है, हमारे फार्मेसी के जो है NPP है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये नापा जो होता है यही बस होता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंडर में। ठीक है, तो PCI भी एक रिस्पेक्टेड हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO भी है, ICMR भी है, तो ये सब मिलके ही काम करते हैं ह्यूमन हेल्थ के वेलफेयर के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल इज क्लासिफाइड है। जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, देखो सॉलिड वेस्ट हॉस्पिटल से बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे निडल्स हैं, ठीक है ना, निडल्स हैं, स्विचर्स हैं, आपके सर्जिकल्स हो सकते हैं बहुत सारे, तो हिजार्डस होते हैं, हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पोकोस बाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, पोकोस जो है वो फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, स्टेन एंड लेवेंथल ने पोकोस को डिस्कवर किया था। ठीक है ना, पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम कहलाता है पोकोस। ठीक है ना, पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम है ये, इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन पैथोलॉजी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड वाइड। स्टेन लेवेंथल इनिशियली डिस्क्राइब इन द 1935। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सोरियासिस। सोरियासिस में हम कौन सी ड्रग को यूज नहीं करेंगे, आप खुद बताइए। सोरियासिस पेशेंट है, उसको नींद लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सेडेटिव ऑपरेटिव ड्रग की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लोनाजीपाम ड्रग जो होती है, सेडेटिव ऑपरेटिव, ट्राइमेसोलोन को यूज कर सकते हैं, इंटरसेप्ट को यूज करते हैं, मेथोट्रेक्सेट को दे देते हैं ये। ठीक है, बाकी हम क्लोनाजीपाम को नहीं देते हैं। सोरियासिस के लिए कैल्सिट्रॉल दे देते हैं, ट्राइमेसोलोन को दे देंगे हम। ठीक है ना, इंटरसेप्ट को देंगे, मेथोट्रेक्सेट है, ट्रांजुटेन दे देंगे, कोलतार है और एक्रेट्रिन, इनको यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इक्जिमा, ठीक है ना, एचिंग टाइप की डिसीज होती है, इसमें कौन सी ड्रग नहीं देंगे हम, ठीक है ना। तो ये नॉट लिखा है, नॉट को अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। तो नॉट मतलब कि कौन से ड्रग यूज नहीं करेंगे। देखो सिट्राजिन तो देना पड़ेगी, ठीक है, तो एलर्जी हो रही है, टेक्रोलिमस भी चलता है, ये हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, ठीक है, आपका सिरासोवोरल भी दिया जाएगा, ठीक है। इमेप्रामिन तो हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, इसको नहीं देंगे अपन, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट है हमारी, सीएनएस की ड्रग का इसमें कोई काम नहीं है। फिर है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, इसके पहले वेसेक्टोमी अपन ने देखा था। ट्यूबेक्टोमी जो होती है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके क्या कर दिया जाता है, फोल्ड करके ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ओव्यूल रिलीज नहीं हो पाता, फॉर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये आपकी परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कहलाती है, ये कैटेगरी में आएगा फीमेल में। और मेल में क्या होता है, वेसेक्टोमी होता है, उसमें वास डिफरेंस को कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है भाई, एपिडेमिक्स जानते हो, महामारी फैल गई, ठीक है ना। तो अब यहां पर दिख रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है, एनालिटिकल स्टडीज है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, ऑल द अबव। देखो इसमें हम डिस्क्रिप्शन भी करते हैं डिसीज का पॉपुलेशन में, ठीक है ना, एनालिटिकल स्टडी भी की जाएगी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी होती है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, लार्ज स्केल पर अगर कोई डिसीज स्प्रेड कर जाती है तो उसकी स्टडी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें ऑल ऑफ द आंसर हमारा रहेगा। नॉर्मल रेंज ऑफ द सीरम पोटेशियम लेवल, देखो अपन ने इसके पहले कोलेस्ट्रॉल का देखा, आपको अब पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। शुगर का बहुत पूछते हैं, अब इस बार थोड़ा सा अपन दूसरी चीजों को भी याद करें, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, इनके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इनको अपन याद कर लेंगे। क्वाशोरिकर इज ड्यू टू द डाइटरी डेफिशिएंसी, आप किससे होता है डाइटरी क्वाशोरिकर, कुपोषण। कुपोषण कब होगा यार, जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बिल्कुल नहीं मिलेगा तो कुपोषण हो जाएगा, ठीक है ना। को विटामिन तो पर्टिकुलर विटामिन डी से प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा आपका क्या, क्वाशोरिकर हो जाता है, कुपोषण इसको अपन बोल देते हैं, माल एब्जॉर्प्शन भी कहलाता है। माल न्यूट्रिशन है सीधा सीधा, अपन को कुछ मिल ही नहीं रहा बॉडी के लिए। द बफर यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में बफर कौन सा यूज करते हैं हम लोग, अमोनियम साइट्रेट को यूज करते हैं, याद रखना। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन है जो, उसमें किसका यूज करते हैं, मेन तो उसमें फेरस ग्लाइकोलेट, थायोग्लाइकोलेट यूज होता है, और बफर जो होता है अमोनियम साइट्रेट होता है। अमोनियम साइट्रेट जो बफर होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्सोन इज द मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, डेप्सोन एक ड्रग है जो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम लोग, ये पूछा गया हमसे। मलेरिया, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस, एपिलेप्सी तो आपका सीएनएस का डिसऑर्डर है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस में हम अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट लाइन में HRZES है, ठीक है। लेप्रोसी में है ड्रग ये, डेप्सोन हो गया, क्लोफाजमीन हो गया, मेन होती है। मलेरिया मलेरिया में एंटी मलेरिया ड्रग चाहिए हमको, तो डेप्सोन जो होता है लेप्रोसी की स्पेसिफिक ड्रग होती है। ये सल्फोन कैटेगरी का ड्रग है, इसमें एक सिंड्रोम होता है, उसको सल्फोन सिंड्रोम बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ सल्फोनामाइड के जैसा होता है, फोलिक एसिड पाथवे पे काम करता है और डाइट्रोफोलिक एसिड को नहीं बनने देता, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, साइडल होता है, सल्फोनामाइड स्टैटिक होता है। तो डेप्सोन जो होता है इसको DDS भी बोलते हैं, ठीक है, इसको सल्फोन कैटेगरी में रखा गया है, ये डेप्सोन भी कहलाता है आपका। इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से रहता है, ये तो डाई अमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन, इसलिए DDS बोल देते इसका। इसका मैकेनिज्म क्या है, वही आपका फोलिक एसिड पाथवे पे करता है। इसको याद रखना, एडवर्स इफेक्ट में हीमोलाइसिस, हाइपर सेंसिटिविटी, सब सल्फोनामाइड के जैसे इसके एडवर्स इफेक्ट रहेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोबार्बिटॉन क्या होता है। देखो फिनोबार्बिटॉन पूछा है अपन से, तो देखो ये जो होता है फिनोबार्बिटॉन लॉन्ग एक्टिंग में आता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, फिर अपने इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, और अल्ट्रा शॉर्ट। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग अच्छे से याद रखना, थायोपेंटोन आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में, ठीक है ना। और लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटॉन है, ठीक है। इंटरवेक्टिंग में एमोबार्बिटॉन, एलोबार्बिटॉन होता है, शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटॉन होता है, ये आपको याद कर लेना है। लॉन्ग एक्टिंग अगर पूरे बार्बिटरेट्स की बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटॉन बस यूज करते हैं हम लोग
कहां पर ये एंटी इपिलेप्टिक में यूज होता है केवल, और आपका न्यूनेटल जॉइंटिस में होता है। न्यूनेटल जॉइंटिस में इसलिए देते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता है, तो बिलिरुबिन बॉडी से रिमूव हो जाता है। बाकी कोई भी ये बारूचर्स यूज नहीं होते, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं हमारे, जनरल एनेस्थेटिक के फॉर्म यूज होते हैं। बाकी कोई भी बारूचर्स का कोई यूज नहीं है, सब हमारे क्या है, केवल आपके क्या है, जो है ना थ्योरेटिकल ड्रग्स है, अब हिस्टोरिकल ड्रग्स है। Which are the following type of the dissolution test apparatus used for the capsule? कैप्सूल के लिए किस तरीके का यूज करोगे आप? देखो पेडल वाला है तो कैप्सूल में काम नहीं करेगा वो। तो कैप्सूल है, कैप्सूल को तो आपको वास्केट पे ही रखना पड़ेगा, धीरे धीरे ऊपर नीचे होगा तो वहां पे क्या होगा, वो डिसॉल्व होता चला जाएगा कैप्सूल का सेल। तो इसमें अपन लोग वास्केट टाइप का यूज करते हैं। कैप्सूल के लिए क्या करते हैं, वास्केट टाइप का। टेबलेट के लिए सब चल जाते हैं, 4-4-5 प्रकार के जितने हैं वो सब चलते हैं, लेकिन आपको इसके लिए बास्केट ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनर्जिज्म क्या होता है? भाई सिन का मतलब होता है सेम, ठीक है ना। तो सिनर्जिज्म जो होता है, ए ड्रग और बी ड्रग अगर सेम डायरेक्शन में इफेक्ट दे रही है, ऐसे जैसे दे रही है इफेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा, सिनर्जिज्म कहलाएगा। जैसे एक ट्रक फंस जाता है कहीं पर, दूसरा ट्रक आता है उसको यहां से धक्का दे देते, दोनों मिलकर निकल जाते वापस, ये सिनर्जिज्म है, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कोई काम तो सिनर्जिज्म। अपोजिट डायरेक्शन में अगर रहेंगे दो ट्रक तो एंटागोनिज्म कहलाता है। अब इनके अंदर टाइप होते हैं, वो अपन से पूछे नहीं गए। सिनर्जिज्म के टाइप जो होते हैं, हमारा एडिशन होता है, सिंपल एडिटिव एक्शन। एक होता है सुपर एडिटिव, ये जिसको पोटेंशिएशन बोलते हैं। एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देती है, यहाँ पर इफेक्ट बढ़ेगा नहीं, इक्वल रहेगा, लेकिन ऐड होगा। तो टोटल एक्शन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग, ठीक है, ये हो गया सिनर्जिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स, ठीक है ना, whose एक्शन इक्वल टू ग्रेटर देन सम ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग्स, ठीक है ना। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग लेस देन, ये तो होगा नहीं। एडिशनल एक्शन ऑफ ड्रग व्हेन कॉम्बिनेशन, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो ऑप्शन है ना, इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में गलत कर दिया है। क्वेश्चन में या तो लिखना था आपको एडिशन, एडिटिव एक्शन। एडिटिव एक्शन में क्या होता है, टोटल एक्शन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग, तो एडिटिव एक्शन है। और अगर मोर देन द एडिटिव हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है सम से, सम में, तो वो सुपर एडिटिव कहलाता है, जिसको पोटेंशिएशन बोलते हैं। ये दोनों ही किसके टाइप होते हैं, सिनर्जिज्म के। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे सिनर्जिज्म पूछा तो ये भी सही और ये भी सही है, दोनों ही सही है। ये आपका एडिटिव एक्शन के लिए सही है और ये हमारा सुपर एडिटिव के लिए सही है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं उसको, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, एक्चुअल में आपको जब ड्रग का कॉम्बिनेशन चलता है तो हम क्या करते हैं, ए और बी ड्रग को साथ में देने लगते हैं। हमारे दो फायदे हैं, एक तो भाई नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म कम होंगी, पहली चीज तो पेशेंट के लिए कंप्लेंट्स होगा कि चलो यार हमें दो डॉक्टर साहब ने एक ही दवाई ली थी, उसमें पता 3 टैबलेट है, ठीक है। और दूसरी चीज, कई बार ड्रग का क्या होता है, इफेक्ट भी बढ़ा देते हैं लोग, इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती है कई बार कॉम्बिनेशन में। 2 केस हो सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन उन्हीं ड्रग का किया जाएगा, ए प्लस बी उन्हीं को करेंगे जिनका इफेक्ट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ए हार्ट रेट को बढ़ाने वाली और बी हार्ट रेट को कम करने वाली, ऐसा यूज नहीं करेंगे, सेम होना चाहिए। तो जब सेम में रहती है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनर्जिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेम। अगर अपोजिट में रहती है तो वो कहलाती है एंटागोनिज्म, ठीक है। अपोजिट में क्या होती है, एंटागोनिज्म। एक ड्रग दूसरे ड्रग के अपोजिट में काम करती है तो वो एंटागोनिज्म है। एंटागोनिज्म जनरली क्या होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको एंटागोनिज्म का, पहले एक ड्रग जाएगी बॉडी में, जैसे मान लो एट्रोपिन की ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई तो पहुंच गई है, फिर अपन वहां से फाइसोस्टिमीन देंगे, वो कोलिनर्जिक ड्रग है। मान लो अपन को मॉर्फिन की पॉइजनिंग पहले ही हो गई, फिर उसका एंटागोनिस्ट क्या देंगे, नैलेक्सोन देंगे। तो एंटागोनिस्ट में ऐसा कभी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको मार्केट में कि एक ही टेबलेट में दोनों हो, समझ रहे हो, क्योंकि एक पहले जाएगी बॉडी में, वो अपना काम ज्यादा कर देगी ना जब, तब दूसरी ड्रग जाएगी और दूसरी ड्रग उसको क्या करेगी, कम करेगी, तो वो एंटागोनिज्म है। अब यहां पर सिनर्जिज्म है, भाई 2 लोग हैं एक से काम करते हैं उनको सिनर्जिज्म बोलते हैं, 2 लोग हैं अपोजिट काम करते हैं उनको एंटागोनिज्म बोलते हैं। अब सिनर्जिज्म के भी तरीके हो सकते हैं, मान लो ए ड्रग हमारा 1 काम करता है और बी ड्रग भी हमारा 1 काम करता है, ठीक है, और इनको अगर हम साथ में दे देते हैं तो हमारा हमें रिजल्ट कितना मिलता है, 2 मिल जाता है। तो मतलब ये है कि आप इसको अकेले अकेले भी ले लो तब भी हमको उतना ही मिलना है 2। मान लो अपन 2 टैबलेट खा लें, इसकी ए अलग खा ली और बी अलग खा ली, तब भी रिजल्ट हमको 2 मिलना है। और कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट भी ले रहे हो तब भी हमको रिजल्ट कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, समझ रहे, हमको तब भी रिजल्ट 2 मिल रहा है। तो इसमें आपका क्या हुआ, ड्रग का इफेक्ट तो नहीं बढ़ रहा, इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, केवल ड्रग का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिटिव इफेक्ट आ रहा है ड्रग का। क्या आ रहा है, एडिटिव इफेक्ट बोल सकते हैं उसको, समेशन बोलते हैं। तो पहला जो सिनर्जिज्म का टाइप होता है उसको हम एडिटिव एक्शन या समेशन बोलते हैं।
हैं, ठीक है। उसमें इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ड्रग सम टू द इक्वल टू द मैथमेटिकल सम, तो वो है हमारा सिनर्जी। जैसे हमने बोला डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासिटामोल, डाइक्लोपेरा, आप डाइक्लोफेनेक अलग भी ले लो, पैरासिटामोल अलग भी ले लो, तब भी इफेक्ट आपको उतना ही आएगा, और साथ में लोगे तब भी उतना ही आएगा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है, एडिटिव समेशन कहलाता है। किसके अंदर आता है, सिनर्जी में। लेकिन हाँ, दोनों ड्रग हमारे एनाल्जेसिक तो है, ठीक है। तो ये अब इसमें देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, अगर कोई पूछे कि एडिशन, एक बेनिफिट हो गया, पेशेंट को जो दो टैबलेट लेने थे, दो नहीं लेना, उसको एक ही लेना, नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म उसके रिड्यूस हो जाते हैं। अब आता है इस सिनर्जिन का दूसरा टाइप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं सुपर एडिटिव कॉम्बिनेशन। सुपर एडिटिव या इसी को बोलते हैं पोटेंशिएशन। अब आप खुद बताइए, पोटेंशिएशन का मतलब होता है बढ़ जाना, और सुपर एडिटिव का मतलब भी होता है भाई एडिशन से ज्यादा कुछ हो गया, तो वो सुपर एडिटिव कहलाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाती है, अकेली ड्रग उतना काम अच्छे से नहीं करती। जैसे ए ड्रग है, ये वन इफेक्ट है, बी ड्रग का भी वन इफेक्ट है, अगर इनको हमने ए बी फॉर्म में दिया है तो हमको 3 मिल गया, भाई इफेक्ट बढ़ गया। तो यहां पर जो इंडिविजुअल इफेक्ट होता है ड्रग का, इंडिविजुअल इफेक्ट जो होता है उससे ज्यादा क्या होता है, उसका कंबाइंड इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर ये होता है कि जो ए ड्रग है दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या करती है, बूस्ट करती है। एक ड्रग दूसरे के ड्रग के इफेक्ट को बूस्ट करेगी, अगर हम अकेला देंगे तो काम नहीं करेगी, साथ में दोगे तो अच्छा काम करेगी। जैसे वेल नोन एग्जांपल है, आप जानते हो कि लीवोडोपा को, लीवोडोपा अकेला दोगे तो ये 99% हमारी पेरिफेरल साइट्स में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डोपामीन में, और डोपामीन हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर नहीं पाता है यहां पर, तो ये सीएनएस में काम ही नहीं करता, एक्शन ही नहीं आता, तो लीवोडोपा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो फिर हमने क्या किया, लीवोडोपा के साथ दिया कार्बिडोपा। कार्बिडोपा ने क्या किया, ये लीवोडोपा का जो पेरिफेरल कन्वर्जन होता था पेरिफेरल साइट्स पे, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट कर दिया, उसने डोपा डीकार पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, तो लीवोडोपा पूरा हमारा ब्रेन के अंदर जाने लगा, और ब्रेन के अंदर वो लीवोडोपा से डोपामीन बनने लगा। लेकिन लीवोडोपा हमारा ये ब्रेन के अंदर नहीं जाना चाहिए, कन्वर्जन कहां रुकेगा, पेरिफेरल साइट, ये पोलर होता है, यही रोकेगा, डोपामीन पोलर था इसलिए भी नहीं जाता था, तो डोपामीन बनने ही नहीं देगा ना ये क्योंकि उसको लीवोडोपा नॉन पोलर है, वो ब्रेन के अंदर जाएगी, वहां कन्वर्ट होता रहता है। एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या कर देती है, बूस्ट कर देती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सुपर एडिटिव कॉम्बिनेशन बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं पोटेंशिएशन। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लिख लो, पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसे पहला एग्जाम्पल, अमोक्सिक्लेब, सुना होगा आपने नाम। अमोक्सिक्लेब में 2 ड्रग होती है, अमोक्सिसिलिन होता है और क्लेव्युलेनिक एसिड होते हैं, 2 रहते हैं इसमें, ठीक है। क्लेविनिक एसिड हमारा कोई एंटीबैक्टीरियल नहीं है, ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, और बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करता था, अमोक्सिक्लेब को ब्रेक डाउन करता था। तो अगर हम अमोक्सिक्लेब को इसके साथ देते हैं तो इफेक्ट बढ़ जाता है, तो इस ड्रग ने इसके इफेक्ट को बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल है यही, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, डोपा डीकार्बोक्स पेरिफेरल इनहिबिटर, तो लीवोडोपा के इफेक्ट को इसने बढ़ा दिया, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ हमारा, सुपर एडिटिव हुआ। और कौन सा एग्जांपल है, सेप्ट्रॉन है, ट्राइमेथोप्रिम रहता है, ट्राइमेथोप्रिम में क्या रहता है, सल्फोनामाइड है अकेला, सल्फोनामाइड प्लस अपन ने क्या दिया, ट्राइमेथोप्रिम दे दिया मान लो, ठीक है। ये सल्फोनामाइड प्लस ट्राइमेथोप्रिम, सल्फोनामाइड अकेला कुछ कर नहीं पाता था, रैपिड रेजिस्टेंस डेवलप होता था, हमने उसके साथ डाइड्रोफोलिक एसिड ड्रग इनहिबिटर को दे दिया, तो इस ड्रग ने इसके इफेक्ट को बढ़ा दिया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, सुपरा एडिटिव कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सल्फोनामाइड प्लस ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉर्टिमोक्साजोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, कॉर्टिमोक्साजोल। उसको कभी क्लोट्रीमाजोल मत पढ़ देना, क्लोट्रीमाजोल तो हमारी टॉपिकल इमिडाजोल एंटी फंगल ड्रग होती है, ठीक है। कॉर्टिमोक्साजोल यही कहलाता है बेटा लासा, लासा मतलब क्या होता है, लोक अलाइक एंड साउंड अलाइक, ये साउंड अलाइक है, ठीक है ना, साउंड अलाइक है, कोई बोलेगा तो मिलता जुलता लगता है, तो ये अच्छे से याद रखना। क्वेश्चंस में सिनर्जी में पूछा था, उसके लिए दोनों ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन अपना एडिशन है, समेशन है, और बी ऑप्शन अपना सुपर एडिटिव है, ये जिसको अपन बोल सकते हैं पोटेंशिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है इतना, आपको बताइए कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो सिनर्जिज्म का मैं करा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन समझते हो, डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टिकल्स का सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाना। देखो एक चीज अच्छी चीज ये है कि सॉल्युबिलिटी भी तो यही होती है, फिर अंतर क्या है डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी में, डिसोल्यूशन भी यही है और सॉल्युबिलिटी भी यही है। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाना, डिसोल्यूशन भी तो वही होता है। देखो जो अंतर एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी में होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो एब्जॉर्प्शन है। और बायोबिलिटी क्या होता है, रेट एंड एक्सटेंड, रेट एंड एक्सटेंड बाय व्हिच ड्रग रीच द
सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब उसमें हमने टर्म एंड कंडीशन लगा दी। एब्जॉर्प्शन तो मस्ती में रहता है, बोलता है मैं तो काम करूंगा, काम। एब्जॉर्प्शन मतलब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब कितना पहुंच रहा, कितने दिन में पहुंच रहा, ये कोई बात नहीं है। और यही चीज अगर हम बोलने लगे हाउ मच डे एंड हाउ मच टाइम एंड हाउ मच अमाउंट, अगर ये जोड़ देते तो वही चीज एब्जॉर्प्शन का ही सीनियर बन जाता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रेट एंड एक्सटेंट बाय विच ड्रग रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको बोलते हैं हम लोग बायो अवेलेबिलिटी। तो ये सही यहां पर है। डिसोल्यूशन क्या होता है? एक फिक्स स्टैंडर्ड कंडीशन में रेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग कितना हमारा ड्रग सॉल्युबलाइज हो रहा है, उसको बोलोगे डिसोल्यूशन। और सॉल्युबिलिटी तो एक सिंपल सी प्रोसेस है। तो वही सॉल्युबिलिटी को जब हम किससे डेकोरेट कर देते हैं और उसको रेट एंड टाइम से डेकोरेट कर दोगे ना, तो वही कहलाता है डिसोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे पूछा है फैक्टर कॉन्सेप्ट। देखो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग बिल्कुल करेगा, ड्रग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन भी करेगा, इसका आंसर आपका बोथ रहेगा। ठीक है, इन सब पर डिपेंड करेगा हमारा डिसोल्यूशन। देखो डिसोल्यूशन जो होता है बहुत सारे फैक्टर, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स पे, ड्रग प्रोडक्ट पे करता है, प्रोसेसिंग फैक्टर्स पे करता है। ठीक है, जो डिसोल्यूशन मीडियम है उस पे करेगा, डिसोल्यूशन एपरेटस पे भी डिपेंड करेगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द जीरो ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन मीन्स। अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में जीरो लिखा है, क्वेश्चन आ चुका है, अगर जीरो लिखा है तो इसका मतलब क्या है? जीरो लिखा है तो मतलब ये ओरल बता रहा है, ओरल कंट्रासेप्टिव के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, अगर आपका ओरल कंट्रासेप्टिव की बात होती है तो उसमें क्या लिखा रहता है? सिर्फ ओरल कंट्रासेप्टिव अगर टैबलेट लिखेगा तो जीरो लिख देगा, जीरो माला एन। तो समझ जाना है माला एन क्या है? ओरल कंट्रासेप्टिव है। माला एन क्या हो जाएगा? हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउट लॉ इज एप्लीकेबल वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, राउट लॉ जो होता है किस टाइप के डिस्टिलेशन पे अप्लाई होता है? तो सिंपल डिस्टिलेशन पे हमारा राउट लॉ को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है ना, टू बॉइलिंग पॉइंट एंड इमीडिएटली कंडेंसिंग द रिजल्टिंग वेपर। तो इसमें हमारे सिंपल मिक्सचर यूज करते हैं। तो इसमें हमारा जो रहता है यहाँ पर, दिस मेथड ओनली इफेक्टिव मिक्सचर वेयर इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड आर कंसिडरेबली डिफरेंट। ठीक है ना, और कितना डिफरेंस होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। द प्योरिटी ऑफ द डिस्टिल्ड इज गवर्न बाय द राउट लॉ। ठीक है, P is the solution, X solvent, P0 solvent, P is the vapor pressure of the solution, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड P0 द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इसको हम मिक्सचर में करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोसिलिकेट ग्लास इज एग्जांपल ऑफ। 4 टाइप्स के ग्लासेस होते हैं हमारे, उसमें बोरोसिलिकेट किसका एग्जांपल है? तो सबसे बेहतरीन ग्लास जो होता है, जो पेरेंटल वगैरह के यूज करेंगे, वो हमारा टाइप 1 ग्लास होता है। फिर ट्रीटेड सोडा लाइम होता है, ठीक है, जनरल पर्पस सोडा लाइम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइप 1 ग्लास। देखो ये होता है बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम, रेगुलर सोडा लाइम जो हमारे ओरल वगैरह के लिए यूज करते हैं, जनरल पर्पस सोडा लाइम। ठीक है ना, तो ये पेरेंटल के ऊपर वाले दो यूज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। फॉलोइंग इज अ इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ द बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। ठीक है ना, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर का इनवर्स एगोनिस्ट है। इनवर्स एगोनिस्ट देखो हमको बहुत कम मिलते हैं बुक में, इनवर्स एगोनिस्ट पूछा गया है तो इसमें बीटा कार्बोनिल रहेगा, इसको बोलते हैं अपन डीएमसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएमसीएम। इनवर्स एगोनिस्ट जो होते हैं हमारे, यहाँ पर आपको एक मिलेगा फेमोटिडीन मिल जाएगा, फेमोटिडीन H2 का होता है इनवर्स एगोनिस्ट, एक हमारा बीटा कार्बोनिल है। ये कुछ ही एग्जांपल्स होते हैं इनवर्स एगोनिस्ट के। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट का जस्ट उल्टा होता है, तो उसका याद रखना है बीटा कार्बोनिल। बाकी हमारे बुक में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हमको बहुत मिलते हैं, एगोनिस्ट हमको मिलेंगे बहुत सारे, एंटागोनिस्ट हमको बहुत से मिलेंगे। तो देखते हैं अपन, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूं, क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। क्योंकि देखो हमारा रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, इस पे आके ड्रग बाइंड कर जाती है यहाँ। और रिसेप्टर फिर कैसे काम करता है, कितने टाइप की ड्रग इस पे बाइंड करती है? तो एक ड्रग होती है रिसेप्टर की एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो होती है जो रिसेप्टर को नॉर्मल स्टेज से क्या कर देती है, रिसेप्टर को एक्टिव स्टेज में ले जाती है। या फिर ऐसा बोले एक्शन के बेसिस पर, रिसेप्टर के नेचुरल जो भी फंक्शन है, जो रिसेप्टर जिस काम के लिए बना है उस फंक्शन को स्टार्ट करा देगा उसको। जैसे मान लो कोई रिसेप्टर हार्ट रेट को बढ़ाने वाला है, जैसे बीटा 1 रिसेप्टर, तो उसके एगोनिस्ट ने हार्ट रेट को बढ़ा दिया। आप ये नहीं बोलोगे कभी कि एगोनिस्ट किसी प्रोसेस को बढ़ाता है, हम ये नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे एगोनिस्ट नॉर्मल से रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा,
या अगर फंक्शन के बेस पे बोले तो नेचुरल फंक्शन रिसेप्टर का जो भी होगा वो कराएगा। मान लो जैसे बीटा 1 रिसेप्टर है, ये हार्ट रेट बढ़ाने के लिए बना है हमारी बॉडी में, और M2 तो हार्ट रेट को कम करने के लिए बना है। तो M2 का एगोनिस्ट हार्ट रेट को कम करता है, बीटा 1 का एगोनिस्ट हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते एगोनिस्ट कोई चीज को बढ़ाता है, एगोनिस्ट कोई चीज को कम करता है। हम सिंपल सा सही आंसर दें कि एगोनिस्ट एक वो मॉलिक्यूल होता है जो रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर के नेचुरल फंक्शन को क्या करा देता है, स्टार्ट करा देता है, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब एगोनिस्ट का जो अपोजिट काम करता है उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। यही दो हम सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसको एगोनिस्ट ने क्या किया था, जितना काम एगोनिस्ट ने किया, मान लो अपन अभी बैठे फर्स्ट फ्लोर पे, अपना एगोनिस्ट था, उसने एक बुक को ले जाके कहां रख दिया, फर्स्ट फ्लोर पे था, ये नॉर्मल स्टेज है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर हमारी नॉर्मल स्टेज है, यहां पर बुक रखी थी, या हम बोले ग्राउंड फ्लोर नॉर्मल है हमारी। ये मान लो एक अपन मकान से समझ लो, ये ग्राउंड फ्लोर है हमारी, ये अंडरग्राउंड फ्लोर है, और ये हमारी फर्स्ट फ्लोर है, और ये सेकंड फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पे अपना ये नॉर्मल स्टेज है, यहां से काम स्टार्ट हुआ, एगोनिस्ट ने बुक को ले जाके कहां रख दिया, सेकंड फ्लोर पर रख दिया। एक ड्रग आता है वो बुक को लेके फिर से ग्राउंड फ्लोर पर रख देता है, मतलब ओवरऑल काम कुछ करेगा नहीं। मतलब एंटागोनिस्ट ने क्या, जितना एगोनिस्ट ने काम किया था उसको खत्म करना है। एगोनिस्ट ने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया था ना, इसने एक्टिवेट रिसेप्टर से फिर रिसेप्टर को नॉर्मल कर दिया। एंटागोनिस्ट का जो काम होता है बेचारा करता तो काम है, लेकिन हमको जीरो दिखता है, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो होती है, एगोनिस्ट की पॉजिटिव में होती है। मतलब कुछ करता बहुत कुछ है, वो सेकंड फ्लोर से लेके आ गया, ग्राउंड फ्लोर पर रख दिया, लेकिन जो सुबह देख के गया, अरे ये तो ग्राउंड फ्लोर पे तो रखा हुआ था, क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया, तुम्हारा वर्क डन जीरो। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है एगोनिस्ट के, अपोजिट अप टू द नॉर्मल लेवल। ठीक है, न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऑन रिसेप्टर, रिसेप्टर का नॉर्मलाइजेशन कर देता है। एंटागोनिस्ट अपोजिट होता है किसके, नेचुरल फंक्शन के, लेकिन कहां तक, अप टू द नॉर्मल लेवल तक। एंटागोनिस्ट का अपोजिट होता है अप टू द नॉर्मल लेवल तक, ये आपको ध्यान रखना है। अब होता है एक और होता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट एगोनिस्ट है, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करे, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। ये क्या करेगा, फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाएगा बुक को, ऊपर नहीं लेके जाएगा, लेकिन हाँ एक्टिवेट किया है, लेकिन फुल एगोनिस्ट से कम किया है, तो पार्शियल एगोनिस्ट। अब लास्ट में आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है बिल्कुल अपोजिट आदमी है किसके, एगोनिस्ट के। एगोनिस्ट क्या करता है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ले जा रहा है ना, ये क्या करेगा, उसको अंडरग्राउंड फ्लोर पे ले जाएगा, रिसेप्टर को क्या कर देगा, नॉर्मल स्टेज से डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर एगोनिस्ट हुआ भी तो एक्टिवेट से पहले नॉर्मल करेगा और नॉर्मल से डीएक्टिवेट करेगा, मतलब अपोज ये भी करेगा बट बिलो द नॉर्मल लेवल तक। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एंटागोनिस्ट अपोज करता है अप टू द नॉर्मल लेवल तक, इनवर्स एगोनिस्ट करता है बिलो द नॉर्मल लेवल तक। मतलब ज्यादा दमदार पावरफुल कौन हुआ, इनवर्स एगोनिस्ट। लेकिन एग्जांपल नहीं है, हम दो ही पढ़ते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में जैसे अभी आपको बताया, उसमें अपन को देखा बीटा कार्बोलिन था। इनवर्स एगोनिस्ट की एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा ड्रग है जो, देखो एंटागोनिस्ट का अस्तित्व केवल तभी है जब एगोनिस्ट बाइंड करता है, जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तभी तो एंटागोनिस्ट काम करेगा। अगर रिसेप्टर नॉर्मल है तो एंटागोनिस्ट काम नहीं करता, नॉर्मल है तो काम करेगा हमारा इनवर्स एगोनिस्ट, क्योंकि ये डीएक्टिवेट कर देगा। नॉर्मल है तो डीएक्टिवेट, एक्टिवेट है तो एक्टिवेट से पहले नॉर्मल लाएगा और नॉर्मल से डीएक्टिवेट करेगा। समझ रहे, एंटागोनिस्ट की तो पूरी प्रॉपर्टी है ही हमारे किसमें, इनवर्स एगोनिस्ट में, लेकिन बिलो द नॉर्मल तक लेके चला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, अच्छे से डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। डेफिनेशंस पे क्वेश्चन जरूर अपन से पूछ ले जाते हैं, तो ये क्लियर आपको याद रखना है। ठीक है, इनवर्स एगोनिस्ट में बीटा कार्बोलिन है, फेमोटेडिन मैंने बता दिया, ये याद रखेंगे। फ्लूमेजिनल जो होता है ये बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, ये भी कई बार आता है। एंटीडोट फॉर होता है बेंजोडाइजेपिन्स के पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, क्लोरोडाइजिपॉक्साइड हमारा ये जो गाबा ए क्लोराइड चैनल होता है, हमारा आयन चैनल रिसेप्टर उसका एगोनिस्ट होता है। ग्लूटेथिमाइड ये भी हमारे इसी कैटेगरी में आता है, सेरोटोनिनेटिक ड्रग्स में। तो अल्टीमेटली आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाबा, गाबा क्या होता है, ये जो टेबल है किसकी है, गाबा ए रिसेप्टर की है। गाबा ए रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर होता है, हमारा आयन चैनल रिसेप्टर होता है। इसमें कौन सा आयन चैनल होता है, अंदर क्लोराइड होता है। क्लोराइड ओपन होता है तो हाइपरपोलाइजेशन होता है और सीएनएस का डिप्रेशन होता है। तो ये जितनी ड्रग है हमारी सीएनएस डिप्रेसेंट है। गाबा तो हमारा गाबा माइनोब्यूटारिक एंडोजीनियस न्यूरोट्रांसमीटर होता है। भाई हमने कोई बेंजोडाइजिपिन वगैरह नहीं लिया, हमारी बॉडी में कौन काम कर रहा है, हमारे गाबा रिसेप्टर पे यही करता है। और क्लोराइड का इन्फ्लक्स करता है, शाम को हमारा गाबा बढ़ जाता है, इसलिए हमको नींद आ जाती है, सीएनएस डिप्रेशन हो जाता है। मस्कीमोल जो होता है हमने बना लिया है, गाबा का एगोनिस्ट होता है। बाइकोक्विलिन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है किसका, गाबा का। पिक्रोटॉक्सिन क्या है हमारा, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है गाबा का। अभी केवल गाबा की बात चल रही है। गाबा खुद है हमारा एंडोजीनियस न्यूरोट्रांसमीटर, सीएनएस डिप्रेसेंट टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मस्कीमोल हो गया गाबा ए का एगोनिस्ट हो गया। बाइकोक्विलिन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट किसका, गाबा का। पिक्रोटॉक्सिन
गाबा का नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। अब हमने कुछ बनाए ड्रग्स, बार्बिट्रेट से हमारा ये एज ए एगोनिस्ट काम करता है, लेकिन इसकी बाइंडिंग साइड गाबा से अलग होती है, इसलिए एलोस्टिक साइड बोल दिया अपन ने, ठीक है। ये क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, देर तक ओपन रखता है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो बार्बिट्रेट से हाई कंसंट्रेशन पे गाबा माइमेटिक भी हो जाता है। अल्कोहल, इनहेलेशन, एनेस्थेटिक्स है, प्रोपोफॉल, इन सब का मैकेनिज्म यही होता है, गाबा के एक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्लोराइड चैनल को ओपन करके। बेंजोडाइजिपीन भी वही काम करता है, लेकिन ये क्या करेगा, आपका फैसिलिटेट करता है गाबा के एक्शन को बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी गेट को बार बार ओपन क्लोज करेगा और बार्बिट्रेट गेट को परमानेंटली ओपन कर देगा। उसमें जो लॉक आता है ना गेट का, वो लगा दिया, तो जो अपन देखते कई बार मॉल वगैरह में स्लाइडर लगे रहते हैं, तो अब वो अगर अपन आ रहे हैं, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर बंद हो गया, तो वो कौन कर रहा है, हमारा बेंजोडाइजिपीन कर रहा है। और उसमें लॉक लगा दिया, सीधा खुला ही रहेगा गेट, तो वो कौन करता है, फिर ये बार्बिट्रेट्स करते हैं, ठीक है। बीटा कार्बोलिन डीएमसीएम क्या होता है हमारा, ये इनवर्स एगोनिस्ट होता है। फ्लूमेजिनल क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होता है। ये जो टेबल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चंस आपको आएगा एग्जाम में, ठीक है। यहां कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्या होता है, बच्चे किस चीज को बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये क्या है गाबा हमारा। इसको मैं एक बार और आपको बताता हूं। देखो, अगर आप आयन चैनल की बात करें तो एक पोर है, ये एक पाइप है, इस पाइप का ये ल्यूमेन है, इसके चारों ये फ्लावर की लीव्स जैसी यूनिट लगी रहती है, ये 5 यूनिट। अल्फा अल्फा 2 रहती है, बीटा रहती है, गामा रहती है और डेल्टा रहती है। अल्फा जो यूनिट होती है नेचुरली वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होती है, यहीं पर हमारा ड्रग बाइंड करता है। तो अब अगर ये आयन चैनल रिसेप्टर है, ये ल्यूमेन है, यहाँ क्लोराइड आयन होता है हमारा पास, यहाँ पर अल्फा पे जो बाइंड करता है वो हमारा गाबा ही बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है, गाबा। और क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, रोज हमारी बॉडी में बाइंड होता है, हमको सीएनएस डिप्रेशन हो जाता है, ये चल रहा है सबकी बॉडी में। कुछ लोगों का मान लो गाबा अच्छा काम नहीं करता तो उन्हें ड्रग की जरूरत है, तो जो ड्रग हमने बनाया उसमें हमारा है बार्बिट्रेट्स एज एगोनिस्ट में और बेंजोडाइजिपीन से, ठीक है। कुछ हमारे प्रोपोफॉल भी हैं, इनहेलेशन है, ये लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, बाइंड तो यहीं पे करेंगे, क्लोराइड चैनल को भी करेंगे, लेकिन एलोस्टेरिक होती है इनकी बाइंडिंग, मतलब गाबा की साइड पे बाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। ये है कहानी इनकी, ये गाबा पे बाइंड नहीं करते हैं। और बेंजोडाइजिपीन क्या करता है हमारा, ये जो बेंजोडाइजिपीन ये फ्रीक्वेंसी को करता है, बढ़ाता है क्लोराइड चैनल की ओपनिंग, और बार्बिट्रेट्स क्या करता है, ओपन करता है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। अगर हाई कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो बार्बिट्रेट जो होता है वो गाबा के जैसा खुद ही काम करने लगे, गाबा से बोलेगा यार तुम घर बैठो, मैं करूंगा तुम्हारे जैसा काम हायर कंसंट्रेशन पे। तो हायर कंसंट्रेशन पे वो गाबा माइमेटिक हो जाता है, और नॉर्मली वो गाबा फैसिलिटी तो है ही, और बेंजोडाइजिपीन लेकिन गाबा फैसिलिटी होता है, कभी वो गाबा के जैसा काम नहीं करता। तो ये तो हुई एगोनिस्ट की बात है। अब इस गाबा की ही साइड पर जो बाइंड करके ब्लॉक करता है, तो उसमें है हमारा बाइकोक्विलिन, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है गाबा का। और नॉन कॉम्पिटिटिव गाबा का एंटागोनिस्ट कौन होता है, पिक्रोटॉक्सिन होता है, ये गाबा के एंटागोनिस्ट। अब बेंजोडाइजिपीन का एंटागोनिस्ट जो है वो है हमारा फ्लूमेजिनिन, ये बेंजोडाइजिपीन का एंटागोनिस्ट है, ठीक है। बार्बिट्रेट्स का कोई एंटागोनिस्ट नहीं है, एंटीडोट नहीं है उसकी पॉइजनिंग का, इसलिए उसको यूज नहीं करते अपन लोग, इतना आपको क्लियर है। मस्कीमोल को याद रखना है, ये गाबा ए का एगोनिस्ट होता है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का इनवर्स एगोनिस्ट कौन होता है, बीटा कार्बोलिन होता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे। इन्फ्लेक्सिमेब इज द एंटीबॉडी अगेंस्ट, बताइए इन्फ्लेक्सिमेब टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी बन जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, टीएनएफ अल्फा। टीएनएफ अल्फा बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे अपन, टीएनएफ अल्फा है। फिर नेक्स्ट हमारा यहां पे दिया हुआ है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, ये हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लेना। स्पेसिफिक टी सेल इनहिबिटर, इसमें रहता है साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलीमस, सैक्रोलीमस। सैक्रोलीमस तो है ये हमारा, ये एमटीओआर इनहिबिटर्स में आ जाता है, ठीक है। लीमस वाले जितने हैं ये हमारे क्या होते हैं, मैक्रोलाइड डेरिवेटिव है, याद कर लेना अच्छे से, जैसे इथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड होता है ऐसे ये होते हैं हमारे, ठीक है। कि स्पेसिफिक टी सेल साइक्लो एक सीरीन ड्रग होती है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, यहाँ पे हमारा साइक्लोस्पोरिन है। एंटी प्रोलेटिव मतलब एंटी कैंसर ड्रग है, जैसे इजिथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, क्लोराम्ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो ये हमारे क्या होते हैं ड्रग्स, ऐसा इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं क्योंकि इनमें इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, स्पेशली इजिथायोप्रिन है, मेथोट्रेक्सेट है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, याद कर लीजिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो है ही हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को कम करते हैं, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन, बीटा मेथासोन,
ये सभी आ जाएंगे। टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर है, इसमें हमारा इंटरसेप्ट है, इन्फ्लेक्सीमैब है, एडालीमैब है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर में अनाकिरना, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर में आपका बेसालाक्सीमैब, डेकेलिजुमैब, ठीक है। एंटी CD3 एंटीबॉडी में मुरोमनावाब CD3 है। पॉलीक्लोनल एंटीबायोटिक्स, इसमें आपका क्या आएगा, एंटीबॉडी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में आपका ये रहेगा एंटी मायोसाइट एंटीबॉडी, आरएचओ इम्यूनोग्लोबिन। तो ये याद हो जाए तो बेटर है। बाकी सबसे टी सेल इनहिबिटर, एमटीआर इनहिबिटर को अच्छे से याद रखना, और कौन कौन सी एंटी कैंसर ड्रग में इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद करके रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको कौन कौन सी ऐसी एंटी कैंसर ड्रग है जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट, तो उसमें मेथोट्रेक्सेट रहेगा, साइक्लोफॉस्फेट, क्लोराम्ब्यूसिल रहेगा और एजिथायोप्रिन रहेगा। ये 4 नाम जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द सिलेक्टिव 5-HT4 एगोनिस्ट। 5-HT4 एगोनिस्ट पूछा गया है, सेरोटोनिन का रिसेप्टर होता है 5-HT4, उसका एगोनिस्ट पूछा गया है अपन से, सिलेक्टिव एगोनिस्ट कौन सा होता है। सिलेक्टिव वर्ड लगा दिया यहां पर, सिलेक्टिव एगोनिस्ट कौन सा होगा। तो देखो बस्पेरिन जो होता है पार्शियल एगोनिस्ट होता है, सुमेट्रोप्टोन तो आपका है ही नहीं, 5-HT1 वाला है, 1B 1D का। ये मेटाक्लोप्रामाइड देखो ये D2 पे तो काम करता है, साथ में ये 5-HT4 पे भी करता है। क्लोजापिन तो हमारा 5-HT2 का ब्लॉकर है, तो इसमें हमारा मेटाक्लोप्रामाइड आ गया, ये एंटी एमेटिक ड्रग होती है, ध्यान रखेंगे। देखो ये है एगोनिस्ट। अगर 5-HT1 की बात करें तो बस्पिरोन हमारा 1 वाला हो गया। 1B 1D का क्या है, सुमाट्रेप्टोन, माइग्रेन में यूज होती है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। 5-HT 1B का एगोनिस्ट पूछते हैं, सुमाट्रेप्टोन का मैगजीन, ठीक है। 5-HT3 में 2 मेथाइलहिस्टामीन आता है, मेटाक्लोप्रामाइड, सिसाप्राइड, रिनाजिप्राइड, ये हो गए। 5-HT2 का कीटेनसेरिन होता है, साइक्लोहेप्टेडीन भी होता है। 5-HT2AC का क्लोजापिन होता है, ठीक है, ये याद रखें। 5-HT3 एंटागोनिस्ट कई बार आता है, ऑनेस्टिरोन ग्रेनिस्टोन। देखो इसमें अंतर ये है ये सभी जीपीसीआर है, और 5-HT3 हमारा आयन चैनल रिसेप्टर होता है, ठीक है, याद रखना है। 5-HT3 आयन चैनल रिसेप्टर होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, हमारे जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग प्रिपरेशन ऑफ फोलिक एसिड इज यूज्ड इन द मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी। देखो ये टॉक्सिसिटी का क्वेश्चन है कि अगर किसी की जैसे मॉर्फिन पॉइजनिंग हुई तो नैलेक्सोन चाहिए, भाई एट्रोपिन की पॉइजनिंग हुई तो 5-सिस्टीमीन चाहिए, पैरासिटामोल की पॉइजनिंग हुई तो क्या चाहिए, एसिटाइलसिस्टीन चाहिए, आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई पाम चाहिए, ठीक है। तो ये आपके इसी तरीके से अगर मेथोट्रेक्सेट की पॉइजनिंग हो जाती है तो हमको फोलिनिक एसिड रिक्वायर्ड रहेगा। क्या रहेगा, फोलिक एसिड का ही फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं फोलिनिक एसिड, यही फोलिनिक एसिड हमारा रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद ड्राई माउथ ड्यूरिंग द एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी इज कॉल्ड द ब्लॉकेज। भाई ड्राई माउथ हो रहा है मतलब हमारा M3 रिसेप्टर ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा मस्केनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है, जो M3 रिसेप्टर होता है वो सलाइवा सेक्रीशन को कराता है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में थोड़ा बहुत एंटी कोलिनर्जिक एक्शन भी होता है, तो इसी एंटी कोलिनर्जिक एक्शन के कारण M3 ब्लॉक हो जाता है, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर रहेगा 30 का एकदम सीधा आंसर रहेगा। थर्टी का आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, हाँ मस्केनिक रिसेप्टर्स के टाइप बताना चाह रहा था, इसलिए वाइट स्लाइड को लिया हुआ था मैंने। ये देखो मस्केनिक रिसेप्टर की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। M1 होता है, M2 होता है और M3 होता है। ये जो है ऑड नंबर वाले इनमें IP3DAG पाथवे फॉलो करते हैं। ये भी क्या करेगा, IP3DAG, और ये करता है साइक्लिक MP को रिड्यूस। M1 का जो मेन फंक्शन होता है HCl के रिलीज को बढ़ाना, इसको न्यूरोनल बोलते हैं। ये कार्डियक होता है, हार्ट की सभी एक्टिविटी, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इन सबको कम करना।
M3 होता है ग्लैंड्स में, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवास बढ़ाना, स्वेटिंग को बढ़ाना, लैक्राइमेशन को बढ़ाना, ब्रोंकियल सिक्रेशन, ये इसके मेन काम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में होता है M3, वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करता है, वैसोडाइलेशन कर देता है, और विसरल स्मूथ मसल्स का करता है कॉन्ट्रैक्शन। ये M3 के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अपन को जो क्वेश्चन था ड्राइनेस ऑफ माउथ, अगर हमारा M3 ब्लॉक हो जाएगा तो सलाइवा सेक्रेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर उसमें ए दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो हमारा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग तो देती है, वो एंटी डिप्रेसेंट में टीसीए क्या करते हैं, हमारे नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रिएप्टेक को ब्लॉक करके उनका सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कंसंट्रेशन तो बढ़ा ही देते हैं, बट उसमें क्या होता है, एंटीकोलिनर प्रॉपर्टीज भी होती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लड विजन, माइडियासिस हो जाएगा तो हमको लाइट में दिखेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन रिटेंशन, ये सब हो जाते हैं। देखो सेडेशन, डिजीनेस, कंफ्यूजन होगा, यूरिन रिटेंशन होने लगेगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगी, क्योंकि M2 क्या करता था, हार्ट रेट को कम करता था, अब M2 को ब्लॉक करोगे तो हार्ट रेट तो बढ़ेगी। फीलिंग ऑफ हॉट, डिक्रीज द स्वेटिंग, स्वेटिंग कम होगी भाई हमारा, तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, फीवर सा रहेगा हमें, तो ये उसके क्या हो सकते हैं, हमारे एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसको ये मत मान के चलना, ये भी पूछ लेते कई बार एग्जाम में, एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट। तो सबसे मेन है ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वेटिंग रिड्यूस हो जाएगा, माइडियासिस हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सब चीजें एट्रोपिन के ही एक्शंस होते हैं। जस्ट एट्रोपिन के एक्शन मतलब आपको जो M के काम है ना, उनके अपोजिट बोल देना है बस, केवल उनको अपन को M के अपोजिट बोल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर आएगा, ये GPCR है, ये एंजाइम है, चारों टाइप के रिसेप्टर, ये टाइप 1 रिसेप्टर होता है हमारा, ये टाइप 2 रिसेप्टर होता है, ये टाइप 3 रिसेप्टर होता है, ये टाइप 4 रिसेप्टर होता है। चारों रिसेप्टर में से सबसे फास्ट कौन काम करता है? सबसे फास्ट काम करता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ये माइक्रो सेकंड्स में काम करता रहता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड्स में करता है, ये आवर्स में करता है, ये आवर्स एंड डे में करता है, ठीक है। रीजन है अभी मैं समझाता हूं क्यों ऐसा होता है, क्यों टाइम कम ज्यादा लग रहा है। सबसे पहली चीज, इन रिसेप्टर्स के आपको एग्जांपल याद कर लेने हैं एग्जाम में। जैसे मैंने कहा था आपको 5 आयन चैनल की 5HT3 रिसेप्टर होता है, गाबा ए होता है, ठीक है, NMDA रिसेप्टर होता है, AMPA रिसेप्टर होता है, ये सब आपके ग्लूटामेट रिसेप्टर है, ग्लाइसिन रिसेप्टर होता है और निकोटीन रिसेप्टर होते हैं, ये सब आयन चैनल के हैं, ठीक है। एंजाइम रिसेप्टर की भी एग्जांपल बिल्कुल लिमिटेड है। GPCR के 3 कैटेगरी में अंदर याद करना होते हैं, साइक्लिक एमपी बढ़ना, घटना, ये इस तरीके से। लेकिन हम अभी एंजाइमेटिक की याद, एंजाइम में देखो प्रोलैक्टिन याद कर लो रिसेप्टर, और इंसुलिन, सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलिन रिसेप्टर, साइटोकाइनिन रिसेप्टर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये बस होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर मतलब हमारा स्टीरॉयड रिसेप्टर कहलाता है, जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर, जैसे हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेलालोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, सबके रिसेप्टर, सब किसके एग्जांपल है, न्यूक्लियर के। उनके अलावा जो हमारा PPR होता है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिंग एक्टिवेटिंग रिसेप्टर, अल्फा हाइपोलिपिडिक में मिलता है और गामा कब में मिलता है, हाइपो जब अपन पढ़ते हैं ग्लाइसेमिक ड्रग्स में, तो ये हमको मिलेंगे, ये हो गया। इसके अलावा थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर, विटामिन D का रिसेप्टर, ये सब किसके एग्जांपल है, न्यूक्लियर के। तो अगर आप इन तीनों के याद कर लोगे तो चौथे का आप पे ऑटोमेटिक बनने लगेगा, समझ गए आप। तो ये रिसेप्टर के एग्जांपल्स जरूर आप लोग याद कर लेंगे, रिसेप्टर के एग्जांपल जो है ना वो आपको जरूर याद करने हैं। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल, मैं आपको ये बता रहा था ये फास्ट क्यों काम करते हैं। तो देखो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, आप खुद बता देंगे ये फास्ट करेगा कि स्लो काम करेगा, आप खुद बताना। देखो कोई भी ड्रग हमारी इस दुनिया में, अगर कोई भी ड्रग है ना तो कैसे काम करती है। देखो ड्रग रहेगी, सबसे पहले अपना टारगेट सर्च करेगी, टारगेट सर्च करिए, टारगेट से बाइंड करिए। हमारे पास टारगेट होते हैं 4 टाइप के, रिसेप्टर होता है, एंजाइम होता है, आयन चैनल होता है और ट्रांसपोर्टर, ये 4 टारगेट है। रिसेप्टर को फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, आयन चैनल रिसेप्टर हो गया, GPCR हो गया, यहाँ एंजाइम रिसेप्टर हो गया, और ये हो गया न्यूक्लियर रिसेप्टर, समझ गए। ये 4 टारगेट है। अपना क्वेश्चन है रिसेप्टर्स का, अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि ये एक्चुअल में देखो, ये एक मान लो यहां पर एक सरफेस है, यहां पर एक ड्रग बाइंड है, अब जिससे इसका कनेक्शन है, पहली बार में इसका कनेक्शन है आयन चैनल से,
तो इसका नाम पड़ गया आयन चैनल रिसेप्टर। दूसरी बार में इसका कनेक्शन है जी प्रोटीन से, तो इसका नाम पड़ गया जी प्रोटीन कपलर। तीसरी बार में इसका कनेक्शन एंजाइम से, तो इसका नाम पड़ गया एंजाइम रिसेप्टर। फोर्थ बार में ये न्यूक्लियस से जुड़ा, इसका नाम पड़ गया न्यूक्लियर रिसेप्टर। मतलब रिसेप्टर में जो भी यहाँ एगोनिस्ट आएगा उनके सिग्नल यहां तक जाने तो वो रिसेप्टर हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि यहां पर भी एंजाइम है और यहां पर भी एंजाइम है, यहां पर भी आयन चैनल, यहां पर भी आयन। अरे अंतर इतना है, यहां जो भी ड्रग आएगी ना डायरेक्ट आयन चैनल को ब्लॉक करेगी, या तो वो ओपनर रहेगी या क्या रहेगी, ब्लॉकर रहेगी। जैसे लिडोकैन है, लिडोकैन का कोई रिसेप्टर नहीं होता, वो सीधा लिडोकैन सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, समझ गए। अब जैसे हमारा ट्यूबोक्रीन है, ट्यूबोक्रीन पहले N1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, फिर वो सोडियम चैनल को कम करता है। तो ये क्योंकि N1 का एंटागोनिस्ट है, तो यहां पर जब आयन चैनल रिसेप्टर का केस आता है ना, तो पहले ड्रग रिसेप्टर पे काम करती है, रिसेप्टर जाके आयन चैनल को ऑर्डर करता है, समझ गए। यहाँ पे पहले ड्रग यहां बाइंड करेगी, फिर जी प्रोटीन को ऑर्डर होगा, यहाँ ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, फिर एंजाइम को सिग्नल जाएगा, यहाँ न्यूक्लियस रिसेप्टर बाइंड करके फिर न्यूक्लियस में चेंज होगा, समझ गए। तो ये अंतर है इसमें, ये डायरेक्ट टारगेट है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। ड्रग डायरेक्ट एंजाइम को इन्वर्ट करेगी, जैसे पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल सीधा कॉक्स एंजाइम को इन्वर्ट करता है, एस्पिरिन करता है। कभी पढ़ा आपने बुक में एस्पिरिन का रिसेप्टर? नहीं पढ़ा ना, वो एंजाइम के डायरेक्ट ही है। ट्रांसपोर्टर क्या होता है भाई, 2-3 लोग साथ में चल रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं। डायरेटिक्स वगैरह हमारे ट्रांसपोर्टर्स पे काम करते हैं, उसको इन्वर्ट कर देते हैं। तो कोई भी ड्रग आप पूरी बुक फार्माकोलॉजी है ना, जो सिस्टम फार्माकोलॉजी की ड्रग, उसको उठा लो, इन चारों ही पे काम करती है। अब रिसेप्टर तो अपने देखिए 4 टाइप्स के हो गए, किसके बेस पर? उनकी इंटरनल सेटअप के बेसिस पर। अब वो सेटअप देखते हैं, पर इंटरनल सेटअप उनका कैसा है। रिसेप्टर का इंटरनल सेटअप देखते हैं, रिसेप्टर का जो इंटरनल सेटअप है वो कैसा है उसको देखते हैं। देखो मैं एडिशनली यहां बता रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो अंतर इतना है, सपोज यहां पर ये हमारा आयन चैनल है, ये आयन चैनल का लेवल हुआ, यहां पर जो है पहले रिसेप्टर है, फिर आयन चैनल है और फिर ड्रग का एक्शन है, समझ गए। ये डायरेक्ट आयन चैनल वाला टारगेट है, ये रिसेप्टर नहीं है। यहां ड्रग सीधा इस पे ही बाइंड करेगी, यहां ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, रिसेप्टर आयन चैनल को ऑर्डर करेगा, आयन चैनल से एक्शन आएगा, समझ गए। अब यहां पर एक केस है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने पहले किसको ऑर्डर किया? जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन ने जाके ऑर्डर किया, अगले कोई फैक्टर के लिए ऑर्डर किया और फिर एक्शन आया, तो टाइम लग गया ज्यादा कि नहीं। इसके बाद यहां पर एंजाइम रिसेप्टर है, फिर एंजाइम है, यहां पर एंजाइम ने यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस किया और फिर उसके बाद एक्शन आएगा। प्रोटीन सिंथेसिस में टाइम लगेगा। यहां रिसेप्टर है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है हमारा, यहां से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, एक्शन आएगा। तो इसलिए इनमें आवर्स में एक्शन आता है। ठीक है, सबसे फास्ट अगर कोई काम करता है तो डायरेक्ट आयन चैनल वाला करता है, फिर उसके बाद नंबर आता है आयन चैनल रिसेप्टर का, तो रिसेप्टर में यही सबसे फास्ट काम करता है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछे आप लोगों से सिंपल सा, कहेगा कि इनमें से बताओ साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर कौन सा है, तो आप लोग रटोगे, अरे क्या ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है, न्यूक्लियस पर रहता है, तो सेल के अंदर तो रहता ना न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर तो वहां रहेगा, समझ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिसेप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। आप लोग बता दिए मैंने एग्जाम्पल, तीनों के याद कर लो और उसके फिर जीपीसीआर के याद करना चाहो तो कर सकते हो बाद में। यहाँ देखो आपको सिंपल सा है, अगर आप एक बॉक्स बनाते हो ऐसा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा यहाँ जो रिसेप्टर है वो हमारा टाइप 4 वाला रिसेप्टर है। यहाँ जो रिसेप्टर है हमारे 1, 2, 3 ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये तो 4 तो रहेगी। तो ये हमारे 3 कहाँ रहते हैं, इनकी पोजीशन होती है ट्रांस मेम्ब्रेन। कोई आपसे पूछेगा इनकी ड्रग बाइंडिंग साइट क्या है, तो आप बोलना सर एक्स्ट्रा सेलुलर है। अंदर क्या है, आयन चैनल कहाँ की ओर, इंट्रासेलुलर। इसमें जो ड्रग बाइंडिंग साइट रहेगी वो कैसी रहेगी, इंट्रासेलुलर। पहले ड्रग को लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, तब तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पहुंचेगी, समझ गए। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, बाकी बहुत बड़े टॉपिक इनमें टाइम लगता है, तो अपन ने शॉर्ट में कर लिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट। रिडोडरीन हाइड्रोक्लोराइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, रिडोडरीन कहां पर यूज होता है बताइए, रिडोडरीन का यूज कहां पर होता है? प्रीमेच्योर लेबर में, बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है, प्रीमेच्योर लेबर में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, प्रीमेच्योर लेबर में इसको यूज किया जाता है। रिडोडीन जो होता है, जो प्रिवेंट द प्रीमेच्योर लेबर, हमारा जो यूट्रस होता है उसको रिलैक्स कर देता है, स्मूथ मसल्स को क्या कर देता है, रिलैक्स करता है। कई बार देखो, मान लो अभी 7 मंथ ही हुए हैं और अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो चाइल्ड बर्थ के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर हमारा यूट्रस जो है उसको रिलैक्स कर दिया जाए तो बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, तो ये डिले कर देती है लेबर को, डिले द डिलीवरी। तो ये आपको ध्यान रखना है रिडोडरीन के लिए। मैक्रोग्लासिया में भी सीन इन,
मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। मैक्रोग्लॉसिया किसमें सीन देखा गया है? मैक्रोग्लॉसिया जो होता है ब्लैकबेड बाइडमैन सिंड्रोम कहलाता है, बीएसडब्ल्यू कहलाता है, बीएसडब्ल्यू। बीएसडब्ल्यू जो होता है ओवरग्रोथ डिसऑर्डर होता है चिल्ड्रन में, epigenetic changes in the chromosome. BW is characterized by the macroglacia, macrosomia, abdominal wall defect, ear, thesis, facial nerves, filamentous renal abnormalities, visceromegaly, neonatal hypoglycemia, hemihyperplasia, increased risk of the embryonal tumor. तो ये आपको ध्यान रखना, BWS कहलाता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ द कैंडिडियासिस, ठीक है। तो वो पैचेस आ जाते हैं सीधा सीधा व्हाइट इसमें, ठीक है ना, व्हाइट पैचेस ऑन द वेजाइना, वेजाइनल कैंडिडियासिस में ही है, ठीक है। टंग्स में भी हो जाता है, सीधे सफेद सफेद स्पॉट आ जाते हैं। फिर इसमें कैंडिड के नाम से जो आता है क्लोट्रिमाजोल वगैरह दिया जाता है एंटी फंगल ड्रग। नेम ऑफ द कंडीशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडी इंक्रीज इन द यूरिन, बताइए क्या होता है? कीटोन बॉडी कब बढ़ती है? डायबिटीज मेलिटस में धीरे धीरे कीटो एसिडोसिस होने लगता है, तो यहां पर आपका डायबिटीज मेलिटस होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कब आया था? 3D का स्ट्रक्चर कब आया? 1953 में आया। किसने दिया था? सब जानते हैं, डबल एलेक्स सिस्टर वॉटसन क्रेक ने दिया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, सर्पगंधा इज रिलेटेड टू द, सर्पगंधा किसको बोलते हैं अपन लोग? सर्पगंधा किससे रिलेटेड होती है? रोवेल्फिया सर्पेंटाइना आपकी सर्पगंधा कहलाती है, ठीक है। इंडियन स्नेक रूट भी बोलते हैं इसको। अजामली रिजर्पिन रहता है, रिजर्पिन का क्या यूज है बताइए? रिजर्पिन में कौन सी रिंग होती है? ये सब पूछे जाएंगे। इंडोल रिंग होती है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है हमारा रिजर्पिन। कैसा होता है? एंटी हाइपर, कैसे करता है ब्लड प्रेशर को कम? जो नॉन एपिनेफ्रिन रहता है ना, रिटर्नो के वेसिकल्स के अंदर स्टोर होता है, वेसिकुलर रीअपटेक को इनहिबिट करती है ये। तो नॉन एपिनेफ्रिन यहाँ पे अंदर छुप नहीं पाता वेसिकल्स के अंदर, किसके कांटेक्ट में आ जाता है? माओ एंजाइम के। माओ एंजाइम इसका क्या कर देता है? डिप्लीशन करता है। तो नॉन एपिनेफ्रिन डिप्लीटिंग ड्रग कहलाती है रिजर्पिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डीएनएस सेड प्लांट इज रिलेटेड टू द, डीएनएस मतलब हम तो डीएनएस स्टार्ट में बोलते थे, डेडली नाइट सेड प्लांट इज रिलेटेड टू, किसको बोलते हैं? डीएनएस। डीएनएस हमारा बेलेडोना है, ट्रोपा बेलेडोना जो है हमारा डीएनएस कहलाता है। सोलेनेसी फैमिली होती है, जितने ट्रोपेनोक्लाइड्स होते हैं हमारे उनके ध्यान रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्मिलोसिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, किसमें रहता है ये हमारा? मार्मिलोसिन किसमें प्रेजेंट होता है भाई? बेल में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? बेल कंटेंट, बेल में ये प्रेजेंट होता है। आपको ध्यान रखना किसमें प्रेजेंट होता है? बेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जीनिया मैरिटिमा इज यूज्ड एज, बताइए क्या है ये हमारा? हमने उसके साथ पढ़ा होगा आपने डिजिटल इस वाली टेबल में, कार्डियोटोनिक होता है, सीएचएम में यूज होता है, ठीक है। ये सभी आपके क्वेश्चंस आप लोग इनको प्रॉपर करते चलें, ओके।